तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक में मैं किरण जुनेजा आज आपका स्वागत करती हूँ। जो भी कोशिश करता है उसे कामयाबी तो मिल ही जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई फील्ड्स में कोशिश करते हैं और कामयाबी हर फील्ड में उनके कदम छूती है। आज ऐसे ही एक कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनका एवी। मशहूर मारूफ सुदेश भोसले का जन्म 1 जुलाई सन 1960 को माता सुमन और पिता NR भोसले के यहाँ हुआ। इनके पिता एक मशहूर बैनर पेंटर थे। उन्होंने मुग़ल-ए-आज़म जैसी फिल्मों के बैनर बनाए। बचपन में सुदेश को गाने का शौक नहीं था। वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बैनर पेंटर बनना चाहते थे। उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्म प्रेम नगर के बैनर भी बनाए। कॉलेज के दिनों में उन्हें मिमिक्री करने का बड़ा शौक था। वो अनेक जाने माने कलाकारों की आवाज़ों की मिमिक्री करके मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट बन गए। मिमिक्री के साथ साथ उन्हें अलग अलग गायकों की आवाज़ों में गाने का भी शौक था। इस तरह सुदेश भोसले मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ साथ गायकी में भी मिमिक्री के लिए मशहूर हो गए। उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर आशा भोसले जी ने उन्हें R.D. बर्मन साहब से मिलवाया और फिर R.D. बर्मन ने उनसे फिल्म ज़लज़ला में गाने गवाकर उन्हें एक कामयाब गायक बना दिया। और फिर तो उनका यह सुरीला सफर कोशिश से कामयाबी तक अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तो ये थे सुदेश भोसले। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। सुदेश जी आइए आइए। सुदेश जी, पता नहीं कितने साल पहले मैंने आपको स्टेज पर परफॉर्म करते देखा था और मैं सोच रही थी कि ये कितना टैलेंटेड इंसान है और कितनी अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो आपने अपने जो टैलेंट है उसको फैला के रखा है। आप मिमिक्री भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, लोगों की आवाज़ में गाने गा लेते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं आप में। तो ये बताइए मुझे कि आप ये मल्टी टैलेंटेड कैसे बन गए? मल्टी टैलेंटेड मैं कैसे बना? पहले तो आपका शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए, और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि आपने मुझे बहुत साल पहले देखकर ये कहा था कि कितने टैलेंटेड है ये इंसान। जी। मुझे पता ही नहीं था तब आप मैं जब इस शो पे आया तो मुझे जब फ़ोन किया गया तो मैंने उनको पूछा क्या किरण जी मुझे जानती हैं? तो मुझे नहीं मालूम था, आपने मुझे देखा है पहले। लेकिन अभी मल्टी टैलेंटेड का जो है ना किरण जी, मैं सच कहूँ मैं खुद नहीं जानता। मैं जो भी करता हूँ ये सब ऊपर से आता है। इसके लिए मेहनत ज़रूर की है, लेकिन मैं अलग अलग आवाज़ें कैसे बना लेता हूँ ये मैं जानता नहीं। मैं जो स्टेज पे दिखता हूँ, अगर आपने मेरे लाइव शोज़ इन दिनों देखे हो, कि शायद लोग मुझे एक बहुत जोश भरा परफॉर्मेंस, कॉमेडी, लोगों को हंसाने वाला, डांस करने वाला वो देखते हैं। लेकिन आप मुझे पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हाँ। इसके विरुद्ध हूँ। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ इतने साल बाद भी, हाँ, कि मेरे जैसा आदमी जो इतना सीरियस है पर्सनल लाइफ में, अकेला है, मतलब मैं किसी से मिलने में कंफर्टेबल लोनर हूँ, हाँ, कंफर्टेबल नहीं होता पार्टी। मैं स्टेज पे कैसे जाता हूँ और इतने लोगों के सामने मैं कैसे करता हूँ, मुझे आज तक ये सवाल है। और ये जो मल्टी टैलेंटेड है, मैं सचमुच कहता हूँ कि ये सब ऊपर वाले का करम है। मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपकी कोई ना कोई मिमिक्री एक सुन लूँ।
और अपने दर्शकों को भी सुना दूं? कोई ना कोई मिमिक्री। आप अपनी पसंद की, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं वैसे तो शुरुआत मैंने कई लोगों से की थी, लेकिन जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में, और जिनकी आवाज़ ऊपर वाले ने मुझे दी, और उस सुपरस्टार ने भी मुझे एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट की मेरी आवाज़, श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब। जी। तो नेचुरली मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगा। तो मैं डायलॉग और गाना 2 in 1 देता हूँ, ओके। ताकि डायलॉग भी हो जाए हाँ जी, और गाना भी अमित जी की आवाज़ में। बिल्कुल। ये मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, मतलब कुछ साल पहले, कभी खुशी कभी गम, तो उसमें एक गाना था शावा शावा, जो मुझे गाने का मौका मिला था जी। अमित जी की वॉइस में। और बहुत सारे लोग आज तक नहीं जानते कि वो अमित जी ने नहीं गाया। अच्छा, इसका एक जोक पता है आपको? हाँ। आवाज़ में अमित जी की बाद में सुनाऊंगा। जो गाने मैं गाता हूँ या मैंने जितने गाए हैं, लोग समझते हैं कि वो अमित जी ने गाए हैं, और जो अमित जी गाते हैं वो समझते हैं आपने गाया। वो समझते हैं कि सुदेश भोसले ने गाए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे साथ जोक हो रहा है। तो मैं अमित जी की आवाज़ सुनाता हूँ। जी। अरे बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये एक्चुअली आंखें खुली थी तो आपको देख रही थी तो मालूम है कि आप गा रहे हैं, लेकिन शायद आंखें बंद होती तो रियली लगता कि अमिताभ जी ही गा रहे हैं। तो आप एक आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं। आपके फादर ने बहुत सारे बैनर्स पेंट किए हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, मुगले आज़म वगैरह वगैरह। मदर एक बैकग्राउंड सिंगर हैं। तो बचपन में आप कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं था, जबकि आप एक आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं? नहीं, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मम्मी मेरी सुमन भोसले, वो क्लासिकल सिंगर थी। मेरी नानी, मम्मी की मम्मी, बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी, आगरा घराने की वो थी, दुर्गाबाई शिरोडकर। जी। तो म्यूज़िक तो खून में ही होता है, और मेरे एक ही नस में, खून में 2 चीज़ें दौड़ रही थी। एक म्यूज़िक था, और मेरे पिताजी NR भोसले वो पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, जो पोस्टर्स बनाते थे। जी। राजश्री प्रोडक्शंस की दोस्ती से लेके सारी फिल्में उन्होंने की है, बैनर्स। मुगले आज़म जैसे आपने बताया पुरानी, राजश्री प्रोडक्शन, वी शांताराम प्रोडक्शन, दादा कौन के प्रोडक्शन ज़्यादातर। तो एक तरफ आर्टिस्ट भी दौड़ रहा था खून में। तो मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता, ना पेंटिंग ना सिंगिंग। और जैसे मैं बड़ा हुआ, घर में तो माहौल था क्लासिकल का, और एकदम बचपन में जब बच्चा जानता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कौन हूँ, तब हमारे घर में ऐसा माहौल था कि पिताजी उस ज़माने के, तो उनको मैं, मम्मी और मेरे पिताजी, हमारे घर में 2400 घंटे प्योर क्लासिकल म्यूज़िक बजता था। हमको लाइट म्यूज़िक या स्पेशली हिंदी फिल्मों के फिल्मी गाने भी, हिंदी फिल्मों के गाने घर में बजना अलाउड नहीं था। पिताजी ये सोचते थे कि ये हिंदी फिल्म, अच्छा खुद हिंदी फिल्मों की पेंटिंग करते थे, पब्लिसिटी, पर हमको अलाउड नहीं था हिंदी फिल्में देखना, कि वो गंदे होते हैं। ये उस समय के मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का ये है। हमें फिल्में देखना अलाउड नहीं था, हमें हिंदी म्यूज़िक देखना अलाउड नहीं था। तो एक जोक होता है कि जब पिताजी अच्छा, मैं बचपन से म्यूज़िक समझता भी नहीं था। मैं किशोरदा का फ़ैन, और मुझे बचपन से किशोरदा के बहुत सारे गाने बाहर थे, ये घर में किसी को नहीं मालूम था। तो पिताजी घर पे होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत हम लोग डरते थे। तो पिताजी है घर पे, तो मुंबई उधर मराठी में एक चैनल था जहाँ सिर्फ क्लासिकल एकदम ये हमको, अरे बचपन में हमको समझता नहीं था ये क्या चीज़ है यार। और जैसे पिताजी गए, रेडियो सिलोन बिना का गीत माला,
हे कोरा कागज। और तो जैसे पिताजी की आवाज़ आई, अरे पिताजी आ रहे, वापस रेडियो स्टेशन चेंज। तो ये माहौल था। और पिताजी इतने सख्त खिलाफ थे लाइट म्यूज़िक के कि मेरे स्कूल में एक बार रफ़ी साहब का ऑर्केस्ट्रा था और मैंने सोचा रफ़ी साहब को लाइव देखने मिल रहा है। अच्छा, एक बात है, मैं ज़िंदगी में कभी पर्सनली मिला नहीं उनको, ना मुकेश जी को ना। तो रफ़ी साहब का मेरी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा था और कुछ हार्डली 1 रुपया टिकट भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने कहा पापा मेरे वो स्कूल में ऑर्केस्ट्रा है, फंड रेजर था हमारे स्कूल बांधने के। तो पिताजी ने मुझे भेजा नहीं। मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो हिंदी गाने गंदे होते हैं। रफ़ी साहब को बुरा बोलने वाला शायद एक ही इंसान होगा, तो उनको हिंदी गानों से ही नफरत थी। तो मैं, आपको यकीन है, मैं घर पे रोता रहा रात भर, मुझे उन्होंने भेजा नहीं। तो ये पिताजी मेरे थे। लेकिन जब बड़ा हुआ तो किशोर कुमार के, मैं तो ऑफ कोर्स अंदर था, मैं चुपके से मेरे दोस्तों के, आप किसी की पूजा में, किसी के बर्थडे में गाता रहा, लोग घर पे पता नहीं था। और एक दिन मैं स्टूडियो में पहुंचा पिताजी के पेंटिंग के, जो मैंने कभी देखा नहीं था। हम लोग गोरेगांव में रहते हैं और स्टूडियो था वर्ली में बहुत बड़ा। तो हम लोग, पिताजी हमारे पेंटर रहे इतना ही मालूम था। तो एक दिन मैं 14 साल का था, तो मम्मी मुझे लेके गई कि चल आज मैं स्टूडियो दिखाते हैं, पापा क्या करते देखो, कैसे पेंटिंग करते हैं। तो मैं गया और उस वक्त पिताजी कौन से पब्लिसिटी कर रहे थे पता है? प्रेम नगर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। तो वो सारा देखकर, छोटा 14 साल का मैंने मम्मी से डर के कहा, माँ मैं एक ट्राई करूं क्या? अंदर से एक आवाज़ आई। तो मम्मी बोली ये देखो क्या बोल रहा है, एक पेंटिंग करूं क्या? तो पिताजी बोला अरे कर ले बिंदास, कोशिश कर, अगर बिगड़ गया तो हम लोग हैं सुधारने के लिए, और ऑयल पेंट है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक स्केच किया चारकोल से, राजेश खन्ना हेमा मालिनी का। एक बहुत ही पॉपुलर पोस्टर हुआ था, हेमा जी ऐसी हैं और ऐसे सीने पे सर रखा राजेश खन्ना। तो प्रेम नगर का उस वक्त एक ही होर्डिंग लगता था हर जगह। तो वो मैंने जो स्केच किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अभी तक विश्वास, इट वॉज 200% परफेक्ट। ऐसा लग रहा था कि असलियत में राजेश खन्ना। जीन्स आपके टैलेंट, फादर का जो टैलेंट और था, इससे पहले मैंने कभी ड्राइंग नहीं किया, ना मैं सीखा। तो पिताजी ने देख लिया, अरे ये क्या है लड़का। तो पिताजी मेरे बहुत उस वक्त के ना, बोले बिंदास तरह, बोले बेटे कल से स्कूल मत जा, मेरे साथ ही रह जा। और एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे 2 महीने स्कूल नहीं भेजा। 2 महीने तक पब्लिसिटी चलती रही, मैं पिताजी के साथ काम किया और फिल्म रिलीज़ होने के बाद मैं स्कूल गया। और उसी 2 महीने में मैंने स्केचिंग भी की, मैंने ऑयल पेंटिंग भी थी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि कई थिएटर्स पे बैनर इस 14 साल के लड़के के लगे, मेरे पिताजी ने हाथ नहीं लगाया। तो वो टैलेंट उस वक्त डिस्कवर हुआ। तो मेरे मम्मी डैडी सोचे अरे इसका तो ये टैलेंट अभी है, ये तो आर्टिस्ट बनेगा आगे। तो मैं रेगुलर 14 साल से 22 साल की उम्र तक आई वॉज डूइंग रेगुलर पेंटिंग विथ माई फादर। वैसे तो मैंने नाम के लिए बीकॉम किया है, लेकिन मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए जाता था स्कूल और कॉलेज में। पूरे साल में पिताजी के साथ पेंटिंग करता था। और पेंटिंग करते करते 22 साल का जब मैं हुआ, तो धीरे धीरे एक मुझे अपने आप अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश, राजकुमार, मुझे पता नहीं। राजकुमार का डायलॉग पहले बीच में सुना दीजिए, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स और बड़े स्टाइल में वो एक एक्चुअली राजकुमार की तरह बात करते थे। किरण जी, कोशिश से कामयाबी तक, अरे हमने तो बिना कोशिश के कामयाबी पाई है, क्योंकि हम बचपन से कामयाब थे, कामयाब रहेंगे, कामयाब रहेंगे। तो नेचुरली तो बोलना ही है, पेंटिंग ही था मेरा गोल लाइफ का। लेकिन भगवान ने मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ दी। जितने भी एक्टर्स हैं, लगभग 15 एक्टर्स की आवाज़ें मुझे 1 साल में आने लगी, अपना बिना प्रैक्टिस किए। सिर्फ मैंने बहुत मेहनत करके कौन सी आवाज़ बनाई पता है? जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी,
वो आवाज़ मैं ज़रूर आपसे सुनूंगी, लेकिन एक इस ब्रेक वक्त के हम बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं सुदेश भोसले से। तो सुदेश जी, आप कह रहे थे कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आवाज़ थी जिसको आपने मास्टर किया। कौन सी आवाज़ थी वो? वो आवाज़ थी संजीव कुमार साहब की। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था ऑफ कोर्स उनका, और मैंने स्टेज पर किसी को सुना। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि संजीव साहब की भी वॉइस इमिटेट हो सकती है, तो ऐसा। लेकिन संजीव कुमार साहब को मैंने कहा यह आवाज़ आनी चाहिए। बाकी तो मुझे भगवान ने नेचुरल दी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी डिफ़िकल्ट लगी मुझे। 10 दिन मैंने प्रैक्टिस की और मैं बीमार पड़ गया, गला बैठ गया। ओह गॉड। गला बैठ गया पूरा, मतलब मैं दूसरी आवाज़ मतलब शो नहीं कर पाया इतना। लेकिन जिस दिन एक दिन अचानक बाथरूम में नहाते नहाते वो आ गई आवाज़। तो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद वर्ल्ड के 99% लोगों को पता नहीं। फिर मौका ऐसा आया जब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बना, डबिंग आर्टिस्ट बना। संजीव कुमार साहब गुज़र गए और उनके गुज़रने के बाद उनकी 5 फिल्में अधूरी थी, शूटिंग हो चुकी थी, डबिंग नहीं हुई थी। तो किसी को पता चला सुदेश भोसले डबिंग करते, तो 5 प्रोड्यूसर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और वो 5 फिल्मों में आवाज़ मेरी है। तो लव एंड गॉड जो लैला मजनू पे थी, जी। अख्तर रसीफ जी की लव एंड गॉड, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, से 5 फिल्में। तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। उन फिल्मों के डायलॉग तो याद नहीं, लेकिन एक बहुत फेमस संजीव कुमार साहब का फिल्म आंधी का जो गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तो ये गाने में आपने देखा होगा एक म्यूज़िक अंतरे में संजीव साहब हीरोइन को कुछ कहते हैं तो म्यूज़िक रुकता है। तो वो लाइनें मैं सुनाता हूँ। संजीव साहब कहते हैं, ये जो फूलों की बेलें नज़र आ रही हैं, दरअसल ये फूलों की बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए। दिन के वक्त ये पानी से भरा होता है। दिन के वक्त तो हीरोइन कहती है, कहाँ आप पाऊँगी मैं दिन के वक्त, ये जो चाँद है ना, ये दिन में नहीं रात में निकलता है। तो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी आवाज़ बनाने में। अच्छा, तो ये बताइए कि पहली बार जी आपने मिमिक्री कब की? क्योंकि आपने बताया पेंटिंग तो आपने 14 साल की उम्र में जी, कर दी। जी। मिमिक्री पहली बार कैसे नेचुरली आ गई, या आपने परफॉर्मेंस की, और क्या हुआ वो इंसिडेंट बड़ा बताइए। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हाँ। मैं सिंगर्स की मिमिक्री बचपन से ही करने लगा अपने आप। जैसे SD बर्मन साहब मेरे बहुत फेवरेट थे बचपन। सैगल साहब, जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं बचपन से अकेले में गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है ये करता था। फिर स्टेज पे किया तो लोगों ने अच्छा पसंद किया, तो ये एक एक आवाज़ बढ़ती। फिर SD बर्मन साहब, हेमंदा एक आवाज़, और ऐसी मैंने लगभग 14 वॉइसेस प्लेबैक सिंगर्स। दादा की आवाज़ तो बड़ी मुश्किल थी निकालनी। मुश्किल है। कैसे निकालते? आप सुनाइए मुझे तो। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मुतवा, सुन मेरे साथी रे। तो ये आवाज़ सुनकर तो आशा जी ने मुझे मतलब वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उस किस्से के बारे में बताइए। वो मैं किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन जो आप कहते हैं ना पहली बार एक्टर की मिमिक्री कब। हाँ। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने और मैं स्कूल में था उस वक्त। तो आप देखने कैसे गए? डैडी तो अलाउ करते नहीं थे। चुपके से। चुपके गए? चुपके से। हाँ। नहीं शायद इतना भी छोटा नहीं था। मुकद्दर का सिकंदर तो अभी बहुत पुरानी नहीं, बचपन की, कॉलेज के ज़माने की। तो मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमजद भाई, रेखा जी, तो सारे फेवरेट एक्टर्स। और वो इतना मतलब अच्छा लगा था। रात भर सपने में वही आ रहे हैं सारे। दूसरे दिन
अमित जी तो का फ़ैन तो मैं था ही, लेकिन दूसरे दिन स्कूल गया। अच्छा, तब तक अमित जी की आवाज़ का दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज या हायर सेकेंडरी में गया, इंटरवल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, सामने से एक लड़की आई। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं और उसको अक्ल भी नहीं थी, मैं लड़की को देख के बोल रहा हूँ, अचानक मेरे मुंह से निकला, ए ज़ोरा जान दरवाज़ा खोल दे। तो मैंने बोल के निकल, मुझे तो डायलॉग पसंद था। तो मेरे दोस्त बोले, अरे क्या कर रहा है तू, ये अभी जो तूने किया ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी। मतलब ऐसे पॉसिबल ही नहीं। अरे भैया, अभी जो किया तूने ये अमिताभ बच्चन जैसी 100% लगी। मेरा नहीं, पॉसिबल नहीं। अमिताभ बच्चन की तो मैं मिमिक्री, और मैं मिमिक्री करता ही नहीं एक्टर की। तो उसमें एक दोस्त था जो देव साहब का फ़ैन था, वो मेरे पीछे पड़ गया। दूसरे दिन टेप लेके आया घर पे, रिकॉर्डर, और वो देव साहब का फ़ैन, मतलब इतना ज़बरदस्त फ़ैन कि अगर टीचर बोलते ला मिले स्टैंड अप, तो बोलते टीचर यस, तो माँ बोलती थी अरे कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कपड़े तो अच्छे पहन के था, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ऐसा कैरेक्टर था। तो वो बीच में हमने रिकॉर्डर रखा, वो देव साहब की आवाज़ में मुझे उसने सवाल किए और मैंने अमित जी की आवाज़ में कोशिश की जवाब देने की। तो बोला, और अमित जी आजकल क्या चल रहा है? भैया कुछ नहीं, बस शूटिंग वूटिंग चल रही। आपके बारे में आजकल बहुत कुछ सुन रहे, ये मीडिया वाले पता नहीं क्या बकवास करते रहते। ये हमने ऐसे कुछ रही। और जब हमने वो प्ले करके सुना तो मुझे भी यकीन, अचरज हुआ कि अरे ये तो बहुत करीब है। फिर मैंने उनके उस वक्त VHS कैसेट्स में, फिर जो भी अंधा कानून, लावारिस जितनी अवेलेबल थी सारी मैंने वो कैसेट्स मंगाई, उनको घर पे लगा के सारे डायलॉग्स लिखे, दीवार, लावारिस, अमर अकबर एंथनी लिखे, बाय हार्ट किए। और जब भी मुझे स्टेज पर मौका मिलता या किसी के घर में पूजा वूजा में, तो मैं अमित जी की एक लाइन बोलता। तो मैं देखना चाहता था कि मुझे तो लग रही है, लोगों को क्या लोगों को लग रहा है कि अमिताभ बच्चन, या मैं अपने आप को अमिताभ समझ। तो जहाँ जहाँ मैंने वो किया तो वो हिट हुआ। और इसका एक आगे बढ़ने से पहले, मतलब मुझे सर्टिफिकेट कहाँ मिला, बांद्रा का नेशनल कॉलेज है, तो वहाँ मुझे एक ऑर्केस्ट्रा था, मैं देखने गया। तो मैंने ऑर्केस्ट्रा वालों से रिक्वेस्ट की, भैया मुझे एक मौका दो ना, मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ करनी है। तो बोले अमिताभ बच्चन की आवाज़? और मैं उस वक्त दुबला पतला, प्लास्टिक की फ्रेम वाला, काला चश्मा, मैं देखने लायक नहीं था। तो वो भी मजाक से देखने लगा मेरे पास, ऑर्केस्ट्रा का जो हेड था। और बोले चल तुझे मौका देते हैं, डरेगा तो नहीं, कॉलेज के बच्चे। मैं बोला नहीं डरूंगा। मैं गया स्टेज पर, तो कॉम्पेयर ने बड़ी शान से, अब आपके सामने आ रहे ऐसे कलाकार जो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करेंगे। तो उससे पहले किसी ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री नहीं सुने थे, सब एक्टर, ओम प्रकाश जी, अशोक कुमार, राजकुमार करते, अमिताभ का, अमित जी की आवाज़ नहीं। तो जैसे मैंने स्टेज पे पहुंचा, मैं हुटिंग शुरू हो गया मुझे देख के। बोले ये क्या अमिताभ की आवाज़ है, ए वो शूटिंग। तो मैं बोला, मैं डर गया थोड़ा। तो मैं बोला अब मैं आप, अच्छा मुझे हिंदी भी मेरी इतनी ख़राब थी, मैंने बोला अब मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, पेश करता हूँ वगैरह। तो और सीटियाँ। तो मैंने बोला अमर अकबर एंथनी का एक सीन है जिसमें नाजिर हुसैन साहब फादर का मर्डर करते हैं, कौन, जीवन, और उनकी लाश को फादर के स्टैचू के सामने गिरा के रख के निकल जाते हैं। एंथनी आता है और देखता कि लाश पड़ी, तो उनको पता नहीं किसने खून किया। तो जीसस क्राइस्ट से पूछता है कि ये खून किसने किया बताओ, वरना मैं दुनिया को एक। तो वो जो डायलॉग है बड़ा सीरियस डायलॉग है। नॉर्मली लोग कॉमेडी करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, मेरा पहला डायलॉग पब्लिकली आपको सुनाता हूँ, जिसका सामने नाजिर हुसैन साहब की लाश पड़ी है और अमिताभ बच्चन इधर, तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलाह और इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। तो जैसे मेरा पहला कॉलेज में आया ना, इधर उस वहाँ तो माइक था ना,
इधर बोलते बच्चे चुप और फिर पूरे शो में सुदेश भोसले। तो ये मेरी स्टार्ट शुरुआत है। फर्स्ट शो जो था वो ऐसा था कॉलेज में। जी माय गॉड, नेशनल कॉलेज। अमिताभ से आपने शुरू किया, उसके बाद आपने अनगिनत आवाज़ें, जी। टैलेंट आगे बढ़ाया। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अपनी आवाज़ के लिए जाना जाऊं? उस वक्त नशा ऐसा था। हाँ। तो पहले तो क्या हुआ, मज़ा आता था स्टेज पे। अमिताभ बच्चन को वंस मोर मिल रहा है, अजीत साहब को वंस मोर मिल रहा है, और मैं कह रहा था ना पेंटिंग करता था। जब ये करने लगा मैं, तो वो तालियां, वो माहौल, पैसे भी मिलने लगे, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा माहौल, स्टेज, लाइट्स। और फिर धीरे धीरे ब्रश दूर हो गया, माइक नज़दीक आया और मेरी आवाज़ें इतनी पॉपुलर हुई। मैं ऐसी ऐसी आवाज़ें मैंने शुरू की जैसे असरानी जी, अनुपम खेर, अजीत साहब, ये किसी ने की नहीं थी, दारा सिंह। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो मेरे उसके बाद मैं हर शो में किशोर दा, रफ़ी साहब 14 आवाज़ों में गाता था। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे पूछना शुरू किया कि अरे ये सब ठीक है। अच्छा, फिर जुम्मा चुम्मा आया, उसके बाद तो मैं वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन बन गया। तो मैं और खुश हो गया कि मुझे तो ये करना। लेकिन तब मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मैं आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन इस समय हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं सुदेश भोसले से। तो सुदेश जी, आप कह रहे थे कि आपके फ्रेंड्स ने आपको पूछना शुरू कर दिया। हाँ जी। कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी आपकी आवाज़ का, मेरी आवाज़ का। हाँ। और ये कब हुआ, जुम्मा चुम्मा जब हिट हुआ तो 2 साल तक लोगों को पता नहीं था कि ये गाना सुदेश भोसले ने गाया है। उनको सुदेश भोसले नहीं मालूम था क्योंकि मैं स्टेज सिंगर था। तो जहाँ भी जाएं, अच्छा अमित जी ने खुद मुझे कहा। लेकिन उस वक्त नॉर्मली जब एक गाना प्ले किया जाता था रेडियो में, तो सिंगर का नाम लिया जाता था। नहीं लिया जाता था। हाँ। लेकिन वो रेडियो कितने लोगों ने सुना, उन्होंने तो गाना और फिल्म देखी ना। ओके। और क्रेडिट्स की अजय, उनको, मैं प्लेबैक सिंगर था ही नहीं ना। अगर मैं पहले कुछ जाना गाने, पहचाना होता हाँ, तो। और देखिए नॉर्मली आज तक जितने भी सिंगरों ने गाना गाया है, उनका फर्स्ट गाना अपनी आवाज़ में हिट होता है, उसके बाद उनको हज़ारों गाने मिलते हैं। जी। मेरा क्या हुआ, पहला जो गाना हिट था वो मेरी आवाज़ में था नहीं, लेकिन वो सुपर हिट हुआ क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मैं क्रेडिट देता हूँ। तो उनको पता था ये सुदेश लड़का बड़ा टैलेंटेड है। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हिट हुआ। अमित जी ने भी कबूल किया, अच्छा ये मेरी आवाज़ में गाता है, गवा। तो क्या हुआ, गाना हिट होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि अमित जी के सिर्फ एक गाना गाया मैंने, उसके बाद अजूबा का पहला गाया, फिर जुम्मा, उसके बाद आप मेरे मतलब इससे अनफॉर्चुनेटली उसके बाद 6 साल अमित जी ने काम नहीं किया फिल्मों में। तो मुझे उस वक्त जो दूसरी फिल्मों में बुलाया गया, जहाँ मैं जाऊँ मुझे कहते थे हीरो कोई भी हो, बोले एक अंतरा अमित जी की आवाज़ में गाइए ना। पहले 2 साल मालूम नहीं था, जब मालूम पड़ा तो मुझे सब जगह बुलाने लगे। और यहाँ तक कि अमित जी ने मुझे खुद कहा है, अरे सुदेश जी, वो जया जी भी यकीन नहीं कर रही है, बोले ये सुदेश, ये नया सिंगर हो ही नहीं सकता, ये आप ही ने गाया है। तो बोले मुझे समझाते समझाते मैं ये हुआ। और अमृता सिंह जी ने कहा कि अमित जी यू हैव संग इट वेरी नाइसली। तो वो बेचारे परेशान थे कि किस किस को बोलूँ, नहीं मैं नहीं हूँ सुदेश भोसले। तो फाइनली अमृता जी ने मुझे खुद कहा कि आई सेड अमित जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो ही सेड थैंक यू। तो बोलते बेचारे मैं किस किस को बोलूँ। तो एनीवे, तो उसके बाद जितने मुझे बुलाने लगे, अमित जी की आवाज़, अच्छा मैं भजन भी गाने गया, बोले नहीं जुम्मा चुम्मा जैसा चाहिए। फिर मैंने एक गाना गाया, मुझे कहा गया अमित जी है इसमें। वो गाना कौन सा था, इश्क का, मिस्टर लो तेरी आंखों का जादू। तो मैंने खुश होके गाया कि अमित जी का। और एक फिल्म में देखता तो जॉनी लीवर पे है वो। ओह माय गॉड, ऐसा मुझे करने लगे। हाँ। तो कोई भी एक्टर, गोविंदा के लिए बोले एक अंतरा गाइए ना। एक फिल्म आई थी
हसीना मान जाएगी। बोले गोविंदा और अमिताभ बच्चन, तो सोनू निगम जी ने गाया गोविंदा का पार्ट और मैंने अमिताभ बच्चन का। फिल्म रिलीज हुई तो पता चला वो होगा ना शर्माना छोड़ दाल, आई लव यू बाल दाल, है ना। तो वो गाना, मैं फिल्म रिलीज हुई तो संजय दत्त पे मेरी आवाज़, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो एनीवे, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, ये क्या यार, मुझे सब मिमिक्री के लिए बुलाते, मेरी अपनी आवाज़ में गाना। तो मैंने धीरे धीरे अमित जी की आवाज़ करना बंद कर दिया। स्टेज पर मैं जाता था, नो मिमिक्री ऑफ अमिताभ बच्चन, अपनी आवाज़ में गाया। तो इंटरवल में लोग आते थे, अरे आज आपने अमिताभ बच्चन नहीं किया, आपने एस.डी. बर्मन नहीं किया, हम तो वो सुनने आए हैं। तो मैं फंस गया। फिर मैंने ये बात, मैंने कसम खाई मैं मिमिक्री छोड़ दूंगा, क्योंकि आई वांट अ सॉन्ग इन माय ओरिजिनल वॉइस, अ हिट सॉन्ग। फिर मैंने आनंद जी भाई ना, कल्याण जी आनंद जी भाई के सीनियर म्यूजिक, उनको कंसल्ट किया। मैं दुविधा में फंसा हूँ, मुझे कोई अपनी आवाज़ में नहीं गाता, मुझे मेरी आवाज़ मर गई है। तो आनंद जी भाई ने बहुत अच्छा कहा, सुदेश तेरे जितने कितने लोग हैं, तू अकेला है, तो भगवान जो तेरी गाड़ी चला रहा है ना, उसको अपने हाथों से डिरेल मत कर, जो हो रहा है उसको एंजॉय कर, अपनी आवाज़ में कुछ नहीं। तब से मैं शांत हो गया। अब मैं जिस आवाज़ में मुझे बोलते हैं मैं मन से करता हूँ, पूरा 100% देता हूँ, स्टेज पे पूरी मिमिक्री करके धमाल करता हूँ। जब अगर इच्छा होगी आगे, वो चांस तो कम है उम्र को देखते हुए कि अब कोई मुझे अपनी आवाज़ में गवाए, ये चांस कम है, क्योंकि अब तो पूरा नया यंग जनरेशन आ गया है। मेरी वॉइस किसी भी नए एक्टर को सूट नहीं होगी। तो बट आई एम हैप्पी विद गॉड कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा मुझे शोहरत, इज़्ज़त, प्यार दी। तो मैं अब वो सोचना बंद कर दिया कि मेरी आवाज़ यही है कि हज़ारों की आवाज़ मेरी आवाज़ है। कहते हैं कि आशा जी का बहुत बड़ा हाथ है जी आपको सक्सेस दिलाने जी, में। जी। वो किस्सा बताइए। मैं आशा जी का, मतलब मेरा, आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं सबके सामने कहता हूँ कि इंडस्ट्री में अगर किसी ने मुझे लाया है, प्लेबैक सिंगर बनाया, तो 200% श्रेय आशा जी को जाता है। आशा जी ने मुझे किसी मेलोडी मेकर्स में मैं था ऑर्केस्ट्रा में, जो बहुत फेमस है ऑर्केस्ट्रा, ओनली ऑर्केस्ट्रा इन इंडिया विच हैज़ कम्प्लीटेड 55 ईयर्स। एक ही ऑर्केस्ट्रा जो किशोर दा फिल्म फेयर अवार्ड में बचा। तो वो शो देखने के बाद आशा जी को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग मिले कहीं पर्सनली, तो उन्होंने कहा मुझे एस.डी. बर्मन का तुमने उस दिन बहुत अच्छा गाना गाया था, मुझे सुनाओगे क्या? तो पहले तो मैं डर गया कि आशा जी के सामने कैसे गाऊं मैं, और विदाउट म्यूजिशियंस, कुछ साथ नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत की, आशा जी सामने बैठी ऐसे देख रही, और पहली मुलाकात, बहुत डर, लेकिन मैंने आंख बंद की, भगवान का नाम लिया, और मैंने कहा भगवान आज बचा ले, आज मैं बहुत गोल मारने वाला हूँ। तो उस वक्त ऐसा था मेरा ये कि हर गाना बाय हार्ट था। तो मैंने अमर प्रेम का एक गाना देखी, सचिन दा का, बहुत फेमस है गाना। तो ये गाना मेरी करियर का टर्निंग पॉइंट है। तो कैसे मैंने गाना गाया, आशा जी गाना? जी गाना, हाँ, सुनाता हूँ। डरा हुआ है सुदेश भोसले और आशा भोसले जी सामने मॉनिटर में बैठी हैं, उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि आशा जी को पहली बार कोई मिले और आशा जी बोले गा ले, तो कैसे मैं काँप रहा हूँ, और वो पुराना शिकागो वाला स्टील वाला माइक लटक रहा है। ओके, अमर प्रेम, एस.डी. बर्मन। ओ राम रे, ओ रमा, डोली में बिछाई के तार, हो लाए मोरे सजना के द्वार। ओ बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार, डोली में बिछाई के कहा। मैंने कैसे कैसे
2 अंतरे पूरे किए, आंखें खोली मैंने कि अब आशा जी से मार पड़ने वाली है। तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे सामने क्या सीन था। मॉनिटर रूम में आशा जी कुर्सी पे बैठ के सुन रही है। मैंने जैसे ही गाना ख़त्म किया, आशा जी को देखा कि अभी मुझे गुस्से से देख रही हैं, तो सीन अलग था। मुझे आज भी यकीन, आशा जी ऐसी थी। और जैसे गाना ख़त्म हुआ और रो रही थी आशा जी। Oh my God. और मैं बोला क्या हुआ, मेरे खराब गाने से रो रही हैं कि क्या हुआ? बोले नहीं, मुझे लगा आप सचिन दा सामने खड़े होके गा रहे हैं। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ना सीखा हुआ सिंगर ने आशा जी को इमोशनल कर दिया। और उस वक्त वो सीधे कुछ बोली नहीं, सीधे उठ के घर चली गई। दूसरे दिन आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह 7 बजे पंचम दा के यहाँ से मुझे फ़ोन आया, उनका मैनेजर, कि आपको 10 बजे पासपोर्ट लेकर पंचम दा ने बुलाया है। तो मैं गया, मतलब घबराया हुआ, थोड़ा सा ये हुआ। तो बोले, जैसे मैं गया ना, पंचम दा नीचे म्यूज़िक रूम में बाजे पे बैठे हैं, आशा जी बैठी, मनहरी दा बैठी। तो जैसे मैं गया तो आशा जी भी थी, हाँ हाँ यही लड़का है, वो यही लड़का है। तो मैं क्या हुआ? तो पंचम दा बोलते, मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? बोले नहीं सर, मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं कोशिश। अरे तुमने ऐसा गाया। आशा जी ने क्या किया पता है, वो जो मैंने गाना गाया ना, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। और पंचम दा नहा रहे थे ना, बाथरूम के बाहर वो कैसेट प्ले की। पंचम दा नहाते नहाते सोच रहे हैं, मेरे पिताजी को गुजरे हुए तो बहुत साल हुए, लेकिन कोई आदमी बाहर खड़े होके गा रहा है। उनको वो बोले, मुझे लगा मेरे पिताजी खड़े होके वापस आके गा रहे। तो बोले, मैं नहाते नहाते बाहर आया, क्या हुआ? तो बोले, अरे रे पिताजी वगैरह नहीं, एक नया लड़का है, उसको मैंने कल सुना है, मैं तुमको जानना चाहती थी, तुम्हारी भी यही रिएक्शन है। तो उन्होंने मुझे लिया और फिर मुझे अगले हफ्ते हांगकांग ले गए। आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट में सुदेश भोसले की एंट्री, ऑर्केस्ट्रा से सीधा प्लेबैक सिंगर के साथ। और वही सीन रिपीट हुआ। मैंने किशोर दा ये वो बहुत गाया, मिमिक्री की बहुत, लेकिन जैसे ही मैंने सुन मेरे बंधु रे गाया ना, पंचम दा विंग में से दौड़ के आए, मुझे लिपट कर रोने लगे। और आने के बाद उन्होंने मुझे पहला गाना गाया 1986 में। तो इस तरह मैं प्लेबैक सिंगर बना। तो पूरा क्रेडिट गोज़ टू आशा जी। और 86 का दिन है, 86 से लेकर 90% शोज़ में आई वॉज द मेल सिंगर विद आशा जी। तो पहला गाना मेरी लाइफ का अनुराधा पौडवाल जी के साथ मेरा डुएट हुआ। और मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आशा जी खुद आई थी कि लड़का कैसा गा रहा है। और बाद में उसके बाद तो लाइन लग गई शो में, हर आशा भोसले आर डी बर्मन शो में सुदेश भोसले था। लेकिन एक मिमिक्री का किस्सा मैं अभी और बता, किस्से मैं ज़रूर सुनूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं सुदेश भोसले से। तो सुदेश जी, ब्रेक से पहले आप मुझे कुछ सुना रहे थे किस्सा जी। तो मैंने जैसे कहा कि आशा जी की वजह से आज मैं आया हूँ, और आई एम वेरी प्राउड टू से कि मुझे पहला ब्रेक दी ग्रेट आर डी बर्मन ने दिया। लेकिन मेरी गाने से ज़्यादा मिमिक्री इतनी पॉपुलर हुई, और जुम्मा चुम्मा के बाद तो ठप्पा पड़ गया कि सुदेश भोसले या तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गा सकता है या किसी भी एक्टर की आवाज़ में गा सकता है। ये एक वहम लगा उनको। मेरी ओरिजिनल आवाज़ में किसी को इंटरेस्ट नहीं था पूरी तो क्या इंडस्ट्री। असर पड़ा आपकी मिमिक्री का फिल्म वर्ल्ड पे? क्या असर पड़ा? असर ये पड़ा कि क्योंकि मेरी आवाज़ पहला जो गाना मेरी अपनी आवाज़ में नहीं था, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आज तक किसी को नहीं मालूम। तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स गॉट कन्फ्यूज्ड कि ये भोसले का जुम्मा चुम्मा तो हुआ फेमस, अब अगर हम गवाना चाहते हैं तो या तो ये अपनी आवाज़ में नहीं गा पाए, या तो हमारे सारे गाने अमित जी की आवाज़ में गाएगा तो डर गए, या फिर बोले ऐसा करते हैं, इसको ऐसा बुलाते हैं, मुझे राजकुमार साहब की आवाज़ में गवाया गया, मुझे ऐसे मिमिक्री के गानों के लिए बोला गया। तो जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे बुलाते थे, मुझे लगता था आज मैं राजकुमार के लिए गा रहा हूँ अपनी आवाज़ में, तो मुझे लास्ट मोमेंट में कहा जाता था आप शुरू करेंगे राजकुमार की आवाज़ में। मैंने कहा सर राजकुमार ने खुद कभी नहीं गाया अपनी आवाज़ में मैं कैसे गाना गाऊँ?
हो, बोले नहीं नहीं आप कर सकते हो। फिल्म का नाम है तिरंगा, नाना पाटेकर और राजकुमार। तो नाना पाटेकर के लिए मोहम्मद अजीज़ साहब ने गाया और मैं अपना राजकुमार जी के लिए। तो गाना बड़ा फेमस है, तो मुन्ना जी गा रहे हैं नाना के लिए और मैं राजकुमार के लिए। तो मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ सुना तो पीले पीले अमर राजा, पीले पीले अमर जानी। तो ये मेरे साथ हुआ गाने में मिमिक्री। और दूसरा एक मज़ेदार किस्सा हुआ था मेरे हिस्से में ना, कभी गज़ल या भजन किसी ने गवाए नहीं। ये सोचते ये सिर्फ शावा शावा कर सकता है, उनको पता नहीं कि मैं अभी थोड़ा बहुत क्लासिकल सीख रहा हूँ मैं। शावा शावा सुना दीजिए ना एक बार, जी, बड़ा कौन सा? मजा आ रहा है। शावा 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 तो सुना है ना। नहीं, फिर से नहीं, मैं इसी का दूसरा अमित जी का। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई है, सोना सोना और दिल मेरा सोना। तो ये इतने फेमस हो गए। और दूसरा मिठुन दा का एक मैं गाना गा रहा था महबूब स्टूडियो में, और बापैया साहब के बापैया साहब बहुत फेमस, तो मेरी मिमिक्री के फ़ैन। तो मैं गा रहा था मिठुन दा और मीनाक्षी शेषाद्री। तो गाना बड़ा खूबसूरत था। कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, टेलीफोन कर दो टेलीफोन। तो मुझे रिकॉर्डिंग के ऐन मौके पे ना बापैया ने लक्ष्मी जी के कान में कुछ बोला, तो मैं डर गया। मुझे लगा कि बापैया को मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि मैं सिंगर हुई नहीं, आधी इंडस्ट्री तो मुझे कॉमेडियन समझती है। तो लक्ष्मी जी आए तो मैं डर गया। मतलब क्या गड़, सुदेश बापैया जी चाहते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे बोलते थे, बापैया जी चाहते हैं तो एक अंतरे में मिठुन की आवाज़ निकाल। तो मैंने बोला सर कैसे, और लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उस पर। मेरा सर कैसे, अरे तू कर सकता है कुछ भी कर। बोला ओके सर करता हूँ, आप बोले तो मेरी हिम्मत आ गई। तो अच्छा, पहले मिठुन के पहले मेरे गुरु लक्ष्मीकांत जी, लोगों को उनकी आवाज़ मालूम नहीं है। एक तो मुझे कहते भोसले साहब कैसे हैं आप, और वो भी कुडालकर मराठी, लेकिन मेरे से हिंदी बोलते थे। और उनके गाने लोगों के लिए, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ला ला ला, हम सा एक। तो लक्ष्मी जी, अभी लक्ष्मी जी ने बोला सुदेश कुछ कर, बापैया जी बोल चाहते हैं और मुझे मालूम है तू मेरा लड़का एकदम सॉलिड है। लक्ष्मी जी मेरे फैन। बोला सर करूँगा। लाइव शो में, लाइव रिकॉर्डिंग में क्या किया, लाइन है, तूने मेरी कमीज पहन ली, मैंने तेरी पतलून हनीमून। तो बोले तूने मेरी कमीज पहनी को मिठुन से शुरू कर, फिर वापस ओरिजिनल पे आ लाइव में। तो मैंने कहा तूने मेरी कमीज पहनी रे, और मैंने तेरी पतलून हनीमून, ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ। तो ये मिमिक्री पीछा नहीं छोड़ रही। अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ अब इसको। तो लोग वही उसको प्यार करते, तो मैं ऑडियंस के लिए बना हूँ। आप लेकिन आप महाराष्ट्र से हैं, आपने मुझे एक भी मराठी गाना या किसी गाना? एक्टर का कुछ लाइन या कुछ नहीं अच्छा, सुनाया। अब दादा कौन के? नहीं, दादा कौन के का सुनाता हूँ, लेकिन आपने मुझे जो कहा हाँ। मराठी गाना नहीं सुना है, इसकी एक वजह है। कई महाराष्ट्रियंस मुझ पे नाराज है कि ये स्टेज पे सिर्फ हिंदी गाता, मराठी नहीं गाता। इसकी वजह है। और इसके पीछे मज़ेदार किस्सा भी है। क्या हुआ, आशा जी जिस दिन शो देखने आई थी ना हमारा शाहरुख में पहली बार, तो वो इम्प्रेस हो गई और फिर वो चली गई। जाते वक्त हमारे मेलोडी मेकर्स के मैनेजर विजय देशे को बोली ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, उसको बोलना। कौन मुसलमान है क्या? तो बोले अरे मुसलमान नहीं, ये मराठी है, भोसले है। अरे इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे लगा ये मुस्लिम है। तो ऐसा क्या, तो ये किससे है जो नहीं, फिर भी आपने दादा कौन के लाइन दादा कौन के दादा। अच्छा, मैं मराठी क्यों, मेरा जो बचपन से ग्रुप था, फ्रेंड्स सर्कल, वो हिंदी था। इंग्लिश स्कूल में था, तो बोलने वाले सारे अग्रवाल ये वो, तो इसलिए मराठी मेरी अपनी मदर टंग मेरी कच्ची रही और हिंदी स्ट्रांग बनी। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरता हूँ, लेकिन फिर भी
मैं गाता हूँ दादा कोंडके का एक गाना. जस जीवात जीव घुटमळ तसं पिरतीचं वाढतंय बळ, हे तुझ्या तोंडाला तोंड बसगेलं बघून दुश्मन जळ, वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ, ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ. आता मतलब मराठी गाता हूँ मैं. बहुत अच्छा. थैंक यू. अच्छा, जल्दी से बता दीजिए. जी. लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बच्चे, कुछ भी नहीं बताया आपने हमें. लव आफ्टर मैरिज. ओके. Yeah. तो फैमिली लेके आई, पेरेंट्स ने लड़की चूज नहीं. मैं जिस ऑर्केस्ट्रा में था, मेलोडी मेकर्स, उस ग्रुप में मैं 10-15 साल था. तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर ओनर थे, उन्होंने देखा कि सुदेश इतना टैलेंटेड है, इतनी सारी चीज़ें करता है. सुदेश अकेला होता तो 2-3 घंटे अकेला ही करता है. तो एक तो मेरी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे, तो वो 10 साल में वो ऑब्ज़र्व करते रहे. मैं 82 में ज्वाइन हुआ और 91 में जुम्मा चुम्मा भी आया. तो एक दिन अचानक उन्होंने मुझे पूछा, सुदेश मेरी बेटी से शादी करेगा? तो मैंने कहा हाँ, ये क्या हो गया, मालिक की बेटी से शादी? मालिक की बेटी से शादी? तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, डर गया. मैंने इमीडिएट एक जवाब दिया. मैं अपनी मम्मी डैडी को पूछ के जवाब दिया. मैं तो सीधा जवाब दे दिया. ओके बोले, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं, मम्मी डैडी को पूछो. मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस वक्त ना फ्रैंकली थोड़ी स्लैंग यूज़ करता हूँ. लड़की पटाने की अक्ल ही नहीं थी ना उस वक्त के, तो मेरी लाइफ में कोई था ही नहीं. और क्योंकि 10 साल एक ही ग्रुप में था, तो लड़कियां देखने का मौका ही नहीं मिला. तो एनीवे, हेमा को मैं जानता था, मेरी पत्नी को, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड पियानिस्ट. वो भी म्यूजिशियन थी. शी हैड वर्कड विथ मेलोडी मेकर. तो जान पहचान तो हमारी है. और फॉर्चुनेट, मतलब प्राउड टू से, हेमा ने, मेरी पत्नी ने किशोरदा के साथ कीबोर्ड्स बजाए, पियानो बजाए. तो मुझे पता था लड़की टैलेंटेड है, अच्छे ख़ानदान की है. और हमारे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे थे. अशोक सराफ जी और मेरे पिताजी आना जाना घर पे था, क्योंकि बॉम्बे के हर शो में मेरे मम्मी डैडी आते थे, तो एक दूसरे को जानते थे. तो मेरे पिताजी ने कहा, अशोक सराफ जी की बेटी है, तो बेटा सोच क्या रहा है, बिल्कुल हाँ कर, अपने को कोई ये करना. तो बोलते ना, चट मंगनी पट ब्याह. तो शादी भी हो गई, उसी साल जुम्मा चुम्मा भी आ गया. अभी 25 साल हो गए शादी को. अब तो ये हाल है कि लव मैरिज हो या आप सोचिए अरेंज मैरिज हो, कि अभी मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम लोग तीनों मिलकर परफॉर्म करते हैं मेरे एक नए शो में जिसका नाम है अमिताभ, और मैं डेडिकेटेड टू अमित जी. वंडरफुल. तो इट वाज अरेंज मैरिज ऑफ कोर्स. तो इसी बात पे मैं रैपिड फायर शुरू करती हूँ. बातें बहुत करनी है, लेकिन क्या देखिए, मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ. हाँ. कि मैं रैपिड फायर में, आपने कहा एक वर्ड में जवाब दो, एक लाइन. और मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत लंबा बोलने लगा हूँ आजकल. आप बहुत जल्दी कर लेंगे. सिंगिंग और मिमिक्री में ज़्यादा लगाव किससे है? सिंगिंग. आप अगर कवि होते तो कैसे गीत लिखते? ऐसे गाने लिखता कि लोग मुझे आके पीटते. मैं कभी बन ही नहीं सकता. अच्छा. कामयाबी के लिए कोशिश इम्पोर्टेंट है या किस्मत? कोशिश के साथ किस्मत बहुत ज़रूरी है. कोशिश बहुत लोग करते हैं, किस्मत वाले को सक्सेस मिलती है. अपने फैंस के फ़ोन अटेंड करते हैं क्या? बिल्कुल करता हूँ. दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं? बिल्कुल नहीं. शॉर्ट में दिन में कुछ घंटे नहीं, 24 घंटे रियाज चलता है, क्योंकि सुनते रहता हूँ ना. बिल्कुल. मिमिक्री गॉड गिफ्ट है या अपनी प्रैक्टिस? गॉड गिफ्ट. कैसा भोजन पसंद करते हैं? नॉनवेज. आपकी कोई ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं? नहीं. ओपन बुक. ओपन बुक. कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं आप? जाता हूँ. कौन से? हमारी कुल देवता है गोवा. मैं गोवा से हूँ, तो शिरोड़ा गांव है, उसमें श्री कामाक्षी देवी मेरी कुल देवता है. उसमें बचपन से बहुत भरोसा है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिया. तो जब भी वक्त मिले, फ्री हो,
तो उनके आशीर्वाद, उनके दर्शन लेने पूरी फैमिली के साथ जाता हूँ। मन की शांति कैसे पाई जा सकती है? मन की शांति के बहुत तरीके हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने लगा। तो देखिए कितनी जल्दी कर लिया आपने रैपिड फायर। अच्छा। फटाफट हो गई। अब आप यहाँ आ जाइए सुदेश जी, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ लिख दीजिए अरे बाप रे। हमारे शो के बारे में। लिखवाइए और मत, आपका मुझे जितना बुलवाना है बुलवा लीजिए। एक लाइन लिख आ जाओ। दीजिए और ऑटोग्राफ साइन कर दीजिए। वेरी गुड शो लिख दीजिए, बस हो गया। हाँ, ये आपने हेल्प कर दिया, अच्छा हो गया। बैठ के ऐसे लिखो। तारीफ हम खुद ही कर रहे हैं अपनी, हाँ, पर कोई नहीं, बात नहीं, नहीं।